पहली बार किसी की जान बचाते वक्त मुझे दुनिया वालों का डर सता रहा था। और वो डर इसलिए नहीं था कि मुझसे पूछताछ की जाएगी या फिर उसके इलाज में मुझे कुछ खर्च देना होगा। असल में डर की बात तो कुछ और ही थी। मुझे याद है कि वो दशहरे का दिन था। अमूमन हर जगह दशहरा 6 दिन पहले ही मनाया जाता है, पर हमारे यहाँ दशहरे से 6 दिन बाद रावण दहन करने की परंपरा है। और माँ ने उस दिन मुझसे घर जल्दी आने को कहा था। शायद दशहरे की भीड़ का डर उन्हें सता रहा था। मुझे उस दिन अपने गाने की कुछ त्रुटियां सही करनी थी। जैसे तैसे सब काम खत्म कर मैं वहां से निकल तो आई, पर घर पहुंचने में देर हो ही गई। फिर जैसे ही मैं घर पहुंची तो माँ ने ताने मारते हुए कहा, बहुत जल्दी आ गई तुम। माँ को किसी तरह समझा बुझाकर हम अपने नए घर की तरफ निकले, जो कि पुराने घर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और मुझे ये भी याद है कि उस दिन मैं स्कूटी भाई के पास छोड़कर खुद माँ के साथ पैदल ही घर के लिए निकल गई थी। रास्ते में रोज की तरह हमारे मोहल्ले की प्यारी सदस्य पीलू पूंछ हिलाते हुए मेरे पीछे आई, मानो मुझसे खाने की कुछ आशा रखती हो। मैंने पास की एक दुकान से उसे रस्क का पैकेट दिलाया, जिसमें कुछ 10 रस्क होंगे। जब मैं उसे खिला रही थी तो वो पूंछ हिलाकर मुझसे अपना प्यार बयां कर रही थी। फिर मैं और माँ दोनों आगे बढ़े ही थे कि दूर से किसी ने आवाज लगाई, अरे कहाँ जाना है बहन जी? वो हमारे ही मोहल्ले का एक रिक्शे वाला था, जो अपने घर शाम होते ही वापस जा रहा था। फिर माँ ने कहा, बस यहीं करोवन मोड़ तक। फिर पद यात्रा त्याग करके हम रिक्शे से ही घर की ओर चल दिए। हम अपने घर के पास पहुंचे ही थे कि हमारे पड़ोस में रहने वाली ज्योति भाभी ने आवाज लगाई, आइए आंटी जी चाय पी लीजिए। कहा तो उन्होंने मुझसे भी था, पर मैंने किसी वजह से चाय के लिए उन्हें मना कर दिया था। और घर के अंदर बस कदम रखा ही था कि मुझे किसी चीज के टूटने की आवाज आई। फिर लाइट जलाकर देखा तो वहां मेढक का बच्चा खून से लथपथ था। मैंने नजदीक जाके देखा तो उसका इंटेस्टाइन बाहर आ चुका था। कुछ सेकंड तो मैं उसे देखती ही रह गई। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर मैंने ये कर क्या दिया। फिर डरते हुए मैंने उसे हाथ लगाकर ये देखने की कोशिश की कि वो भी जिंदा भी है या नहीं। और जैसे ही मैंने उसे हाथ लगाया वो उछलकर गेट के पास बाहर जाने लगा और कुछ ही दूरी पर चलकर वो रुक गया। फिर मैंने पास में ही पड़े एक खाली टूटे हुए ढक्कन से उसे उठाया। सोचा कि शायद मैं इसे बचा सकूं। मैंने उसी टूटे ढक्कन में पहले कुछ पानी डाला ताकि वो कुछ पानी पी सके, लेकिन फिर डर से मैंने पानी वापस बाहर निकाल दिया और जीवाश्रय कॉल किया। मुझे ना जाने शर्म, हंसी और घबराहट, चिंता, इन सभी का एहसास एक साथ हो रहा था। फिर मैंने घबराते हुए उनसे कहा, भैया मेरे पैर के नीचे मेढक का बच्चा दब गया। अब क्या मैं इसे... मेरे इतना बोलते ही उधर से रिप्लाई आया, आप इसे तुरंत डॉक्टर संदीप के पास ले जाइए। उस वक्त मैं बहुत घबराई हुई थी और जल्दी में भी थी। फोन में 1% बैटरी थी। पास में कोई गाड़ी भी नहीं थी। दशहरे की उस भीड़ से निकलकर मैं उसे टाइम पर डॉक्टर के पास पहुंचा पाऊंगी या नहीं, बस यही सोचते सोचते मैं घर से बाहर निकली और पास में रहने वाली भाभी के घर जाकर मैंने उनकी स्कूटी की चाबी मांगी, मानो कि वो मेरी ही स्कूटी थी। फिर उन्होंने स्कूटी की चाबी तो मुझे दे दी थी, पर मुझसे उस वक्त स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने मुझे चाबी घुमाते हुए स्कूटी स्टार्ट करके भी दे दी। मैं शायद उस दिन रोज की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा स्पीड में स्कूटी चला रही थी। सड़क पर काफी जाम था, जिसकी वजह से मैं गली से होते हुए डॉक्टर के पास जा रही थी।
और मुझे ये भी याद है कि रास्ते में एक गाड़ी वाले को मन ही मन मैंने बहुत सारे अपशब्द कहे थे। एक वही ही था जिसने मेरे रास्ते में अड़ंगा लगाए रखा था। खैर, जैसे तैसे मैं वहाँ से निकलकर डॉक्टर के पास पहुँची, पर अभी भी डॉक्टर साहब से मुलाकात नहीं हो पाई थी। काउंटर पे जब डॉक्टर संदीप के बारे में पूछा तो सामने से आंसर आया, हाँ जी बताइए, किसे दिखाना है? आप एक काम करिए, आप पहले फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दीजिए। फिर फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते करते मैंने जीवाश्रय कॉल किया और सामने वाले भैया से बात कराई ताकि जितनी जल्दी हो सके मैं उस मेंढक की जान बचा सकूं। फिर जीवाश्रय वाले भैया से बात होने के बाद मुझे तुरंत परमिशन मिल गई थी उसे डॉक्टर के पास ले जाने की। फिर अंदर जाकर स्ट्रेचर पर मैंने उस मेंढक के बच्चों को रखा। हालांकि अभी भी वो फुदक रहा था। मुझ में उम्मीद की किरण जागी कि शायद अब तो मैं उसे बचा ही लूंगी। वहां पे मेरे अलावा और बहुत सारे लोग थे और पास ही में खड़े एक अंकल ने मुझे डरा सहमा देखकर पूछा, नेवला है क्या? उनके इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बहुत धीमी आवाज में दिया था, नहीं अंकल, ये तो मेंढक का बच्चा है। वो अजीब सी हंसी से बोले, अरे मेरे घर में ना जाने कितने मेंढक है, तुम खामखा परेशान हो रही हो, जाओ इसे कहीं मिट्टी में गाड़ दो, छोड़ दो वहीं पे, खाद वाद तैयार हो जाएगी। उस वक्त मुझे उनकी कोई भी बात नहीं समझ में आ रही थी। मैं तो बस डॉक्टर का इंतजार कर रही थी। लगभग 5 मिनट के बाद वहाँ डॉक्टर पहुंचे और उन्होंने देखा तो उस बच्चे को काफी डैमेज हो चुका था। उन्होंने पहले तो ऑपरेट के लिए बोला, पर फिर ये कहते हुए मना कर दिया कि अब ये नहीं बच पाएगा। उसका लीवर, इंटेस्टाइन सब बाहर आ चुका था। उम्मीद की जो थोड़ी किरण बची हुई थी वो भी खत्म हो गई थी। फिर निराश होते हुए मैंने उसे वापस बॉक्स में रखा और घर ले आई। बस कुर्सी पर बैठे सोच ही रही थी कि मैं कैसे इसे बचा लूं, पर अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। फिर मुझे अचानक से डॉक्टर की बात स्ट्रोक की। उन्होंने मुझसे कहा था कि ये एक टोड है और ये उभयचर होते हैं, यानी कि ये पानी में नहीं रहते। मैंने उसे उठाया और हमारे घर के सामने एक ज़मीन थी जहाँ पर थोड़ी बहुत झाड़ियाँ थी और मैं उसे वहीं मिट्टी के ऊपर छोड़ के चली आई। मैं घर आ तो गई पर मेरा मन नहीं मान रहा था। फिर थोड़ी देर बाद मैंने जाकर वहाँ पर देखा तो वो वहाँ था ही नहीं। शायद वो फुदक कर कहीं चला गया हो या फिर वो जिंदा है भी कि नहीं। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं उसकी जान नहीं बचा पाई, पर इससे ज़्यादा दुख इस बात का है कि हम में से कई सारे लोगों के लिए छोटे बड़े किसी जानवर के जीवन का कोई मूल्य नहीं है। अक्सर मैं अपने सामने कई जीवों की हत्या होते हुए देखती हूँ, फिर बहुत बेबस सा महसूस करती हूँ कि मैं उन्हें बचा क्यों नहीं पा रही। पर फिर पता चलता है कि शायद उस भीड़ में कहीं ना कहीं हम भी शामिल होने वाले हैं। हम रोज़ गाय का दूध पीते हैं और हम कहते हैं कि गाय हमारी माता है, पर उसके पीछे का सच बहुत डार्क है। पर डेयरी फार्म्स में आजकल हो क्या रहा है, इस बारे में शायद हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। वहाँ पे जो मेल ब्रीड होते हैं उसको तो तुरंत ही मार दिया जाता है क्योंकि वो आगे चलकर बच्चा नहीं दे सकते, और जब फीमेल ब्रीड बच्चा देने के लायक नहीं रहती है तो उन्हें एक निर्मम हत्या दे दी जाती है और फिर हम उन्हीं की खाल के बैग्स बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं। तो वो तो महज एक मेंढक का बच्चा है। आई एम सॉरी, वो एक टोड है। खैर, मैंने उस दिन के बाद से सोच लिया था कि मैं अपने घर में कभी अंधेरा नहीं करूँगी। शायद उस दिन अंधेरा ना होता और मैं जल्दबाजी में ना होती तो ये सब नहीं होता।